हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो सबसे पहले CWSN क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जाता है MCQ में। तो CWSN का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। याद रखें इस चीज़ को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चलिए, तो इसका पहला टॉपिक डिसेबिलिटी, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसेबिलिटी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द कंडीशन इन विच क्रिएट्स द हिंड्रेंस इन डेली लाइफ एक्टिविटी। मीन्स अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंस क्रिएट होने लगती हैं। मतलब उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को प्रॉपर मैनर में नहीं कर पाता। यही डिसेबिलिटी होती है। अब डिसेबिलिटी कौन कौन से टाइप्स की होती है तो हम देख लेते हैं। तो सेंसरी डिसेबिलिटी होती है, जो आपके सेंस से रिलेटेड होती है, सेंसरी डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फिजिकल डिसेबिलिटी। इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स की डिसेबिलिटीज होती हैं। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी पर्सन को है तो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती हैं। यही डिसेबिलिटी होता है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। मतलब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने नाम भी सुने होंगे और इन्हीं को हम डिस्कस भी करेंगे। स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, ठीक है। दूसरा है डीफ ओलंपिक, नाम भी सुना होगा आपने, डीफ ओलंपिक। इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स। तो ये सभी क्या हैं, ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, स्पेशल ओलंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल ओलंपिक क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जिससे आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक को स्टार्ट किसने किया, तो यहाँ देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। तो इसका स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है कैनेडी को। कैनेडी, इनका पूरा नाम है यूनिक कैनेडी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूनिक कैनेडी। चलिए, तो ये इनको स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो यूनिक कैनेडी थी, ये थी सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे। और वो कौन थे, उनका नाम था जॉन कैनेडी, जॉन कैनेडी। चलिए, तो क्या था कि इसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है यूनिक कैनेडी को। और यूनिक कैनेडी कौन थी, शी वॉज द सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिनका नाम था जॉन कैनेडी। इस तरह से आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है शी वॉज फाउंडेड अ कैंप फॉर CWSN। CWSN का मीन आपको पता ही है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और ये जो कैंप था ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये जो फाउंड किया था वो क्या था, 1962, 1962, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि इसको स्टार्ट यूनिक कैनेडी ने किया था, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट की सिस्टर थी जिनका नाम जॉन कैनेडी था। इन्होंने सबसे पहले एक कैंप स्टार्ट किया था 1962 में। और उसके बाद फाइनली जो स्पेशल ओलंपिक्स था ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम इट हेल्ड इन 1968, 1968। तो इस तरह से आप स्पेशल ओलंपिक के बारे में बता सकते हैं। तो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे शी वॉज,
तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूनिक कैनेडी की। शी वॉज अ सोशल वर्कर। शी वॉज अ सोशल वर्कर। तो ये एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। इन सब के लिए आप सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा और इसी में खत्म हो जाता है आपका स्पेशल ओलंपिक। एक्चुअली स्पेशल ओलंपिक के अंदर 3 प्रोग्राम और भी कराए जाते हैं जिनको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 3 प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्पेशल ओलंपिक के अंडर, जिसमें पहला है यंग एथलीट प्रोग्राम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यंग एथलीट प्रोग्राम। यंग एथलीट प्रोग्राम। और दूसरा है यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। ये है क्या, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये स्पेशल ओलंपिक के बारे में हो गया जो हमने इस साइड लिखा हुआ है। और ये क्या है? ये 3 प्रोग्राम हैं जो स्पेशल ओलंपिक के अंडर चलाए जाते हैं। मतलब स्पेशल ओलंपिक ही इन 3 प्रोग्राम को चलाता है। तो ये है क्या? पहला है यंग एथलीट प्रोग्राम, यानी इसमें हम छोटे बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स या इवेंट्स या प्रोग्राम तैयार करते हैं जिनमें छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स या कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। दूसरा यूनिफाइड स्पोर्ट्स। ये होता है, यूनिफाइड स्पोर्ट्स का मतलब होता है टीम गेम्स। टीम गेम्स किसके लिए होते हैं? इनका मोटिव होता है एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो फ्रेंडशिप हुड है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराए जाते हैं। और लास्ट है हेल्दी एथलीट प्रोग्राम। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम जहाँ पर एथलीट्स की हेल्थ से रिलेटेड चेकअप्स होते हैं और उनको हेल्दी प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। इट मीन्स हम उनकी हेल्थ को चेक करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करते हैं, तो इसको हम हेल्दी एथलीट प्रोग्राम कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है, तो आप 2 या 3 लाइन में इनको एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो ये था स्पेशल ओलंपिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था सिर्फ स्पेशल ओलंपिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशल ओलंपिक भारत। तो सबसे पहले आप इसे बता सकते हो, इट्स अ नेशनल स्पोर्ट्स। इट्स अ नेशनल स्पोर्ट्स क्योंकि ये सिर्फ एक नेशन में कराया जाता है। सेकेंडली आप बता सकते हो, इट रन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको जो रन किया जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखोगे, इट फाउंड इट फाउंडेड इन 1987। 1987। तो ये वो डेट है जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ओलंपिक भारत स्टार्ट किया गया था, फाउंड किया गया था। ठीक है, एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। स्पेशल ओलंपिक इंडिया, इट मीन्स इसका जो नाम था पहले वो स्पेशल ओलंपिक इंडिया था। कब? तभी जब ये स्टार्ट किया गया था 1987 में, तभी स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से स्टार्ट किया गया था। बट इसे हम फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, बट इट चेंज्ड चेंज्ड इन 2001 एज स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, तो इसको जब स्टार्ट किया गया था ये स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया और फिर कर दिया स्पेशल ओलंपिक भारत, और आज हम इसे इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है। इसके बाद आप इसमें मिशन लिख सकते हो। तो इसका मिशन क्या है? इसको कराने के लिए इसको क्यों कराया जाता है? तो इसको कराया जाता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ CWSN। ठीक है, CWSN के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसको कराया जाता है। इसके अलावा उनको उनकी स्किल को डेवलप कराने के लिए, स्किल डेवलप
for skill development, for joy, for happiness। ठीक है, तो CWSN के अंदर ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए स्किल्स, जॉय, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिपनेस, लीडरशिपनेस, ठीक है, और ओवरऑल डेवलप करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत कराया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक ओथ भी है जो काफी बार पूछी जाती है, ओथ। तो ओथ, यही ओथ सेम स्पेशल ओलंपिक्स में यूज की जाती है और यही स्पेशल ओलंपिक भारत में यूज की जाती है। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओथ क्या है? लेट मी विन, लेट मी विन। ठीक है, इफ आई कैन नॉट, इफ आई कैन नॉट, लेट मी ब्रेव टू अटेम्प्ट। चलिए, तो ये है इसकी ओथ, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लें और याद कर लें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स क्या है, तो इसके लिए भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेंगे जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, इट्स अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट्स का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग टाइप के गेम कराए जाते हैं फॉर CWSN। चलिए, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय लुडविग गटमन। तो ये क्या है? इट वॉज स्टार्टेड बाय लुडविग गटमन, मतलब लुडविग गटमन ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, तो थर्ड पॉइंट हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1960 रोम। तो ये रोम में स्टार्ट हुआ था, इटली। इटली, तो इस इटली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमने इस तरह से 3 पॉइंट बना लिए। चौथा पॉइंट में हम लेते हैं, इट रन बाय, इट रन बाय IPC। IPC का मतलब होता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं तो आप समझ लीजिए, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो ये हम अब फिफ्थ पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर इसके लिए। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक्स, द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी 3 कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन। मतलब जो सिंबल है पैरा ओलंपिक कमेटी का, वो क्या है? 3 कलर्स हैं। ठीक है, जिनका जो कलर में होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। तो इस तरह से हमने पैरा ओलंपिक्स के लिए कुछ 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इनको आप अगर सेंटेंस क्रिएट करते हो तो एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। इतना काफ़ी है, वरना याद करने के लिए पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारा है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की, यानी IPC। अब इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी को देख लेते हैं हम। बहुत बार पूछ लिया जाता है IPC को एक्सप्लेन करने के लिए। तो IPC क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, IPC। ओके, तो नाउ वी विल डिस्क्राइब द सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? इट अ ग्लोबल, इट ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ, इट्स अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक। मतलब IPC क्या है? IPC पैरा ओलंपिक्स को कराने वाली, उसको फॉर्म करने वाली गवर्निंग बॉडी है, यही चलाती है पैरा ओलंपिक्स को। चलिए, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमें इसके जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ, द प्रेसिडेंट, हम ये रिसेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ IPC इज, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? मैंने अभी बताया, ये हम रिसेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू पर्सन। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है एंड्रयू पार्सन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम
हो सकता है कि इस बार ये पूछ लिया जाए कि रिसेंटली आईपीसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप बता सकते हैं कि इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू पार्सन्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इट वॉज फाउंड इन, इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1996 में। ठीक है, इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 1996 में स्टार्ट किया गया था, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ये क्या लिखा हुआ है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर समर एंड विंटर ओलंपिक्स बोथ। तो ये दोनों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो समर पैरा ओलंपिक्स हो या विंटर पैरा ओलंपिक्स हो, दोनों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आईपीसी यानी पैरा ओलंपिक कमेटी। चलिए लास्ट इसका क्या है, इसी में आपको बताना पड़ता है कैटेगरी भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्कस करना पड़ रहा है वो पैरा ओलंपिक्स ही है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। सबसे पहले हमने पैरा ओलंपिक्स को डिस्कस किया, उसके बाद इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, और उसके बाद कैटेगरीज। तो कैटेगरीज क्या है देख लेते हैं। तो कैटेगरी से यह मतलब है कि किस टाइप की डिसेबिलिटी कैटेगरी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी, जो फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है। फिजिकल इम्पेयरमेंट मतलब अगर किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे लूज लिम्ब। लूज लिम्ब मतलब अगर किसी ने अपना कोई बॉडी पार्ट लूज कर दिया है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना पैर हाथ इस टाइप से अगर किसी ने अपना लिम्ब लूज किया है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड, फिजिकल इम्पेयरमेंट के अंदर चल रहे हैं हम ये। सेकंड इम्पेयर, ये है इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी किसी पर्सन की कोई बोन या जॉइंट नहीं है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं होता वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। और थर्ड है इसमें जैसे लेग लेंथ, लेग लेंथ डिफरेंस, मतलब होता है ना कई बार किसी के पैर छोटे बड़े होते हैं, किसी का पैर छोटा है या एक एक छोटा एक बड़ा है या हाथ छोटा बड़ा है, तो ये भी सब फिजिकल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। तो ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है इसकी। सेकंड कैटेगरी आती है इसकी विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जो लोग देख नहीं सकते, दोज कांट सी। तो जो लोग देख नहीं सकते वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उनको विजुअली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी इसमें आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, ये रिलेट करती है हमारे ब्रेन से। ये रिलेट करती है हमारे ब्रेन से, हमारे आईक्यू लेवल से, या हमारे लर्निंग राइटिंग, या इस टाइप की डिसेबिलिटीज जो हमारे अंदर होती हैं वो सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं पैरा ओलंपिक्स के अंदर, पैरा ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो इससे पहले हमने पैरालंपिक समझा, उसके बाद हमने आईपीसी यानी पैरालंपिक कमेटी, और अब हमने कैटेगरीज को समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं अब हम। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम डीफ ओलंपिक्स, और ये नाम से ही समझ में आ जाता है डीफ ओलंपिक्स का मतलब होता है जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए परफॉर्म कराया जाता है, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट रन बाय आईओसी। कुछ याद आया आईओसी से? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही इसको रन करती है। ओके, सेकंड पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। और सेकंड पॉइंट है, एक्चुअली ये अलग अलग नामों से जाना जाता था हमेशा से, तो लिख लेते हैं इट वॉज नोन एज, इट वॉज नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज,
मतलब ये अलग अलग नामों से जाना गया है हमेशा। जैसे इसको सबसे पहले जो जाना जाता था वो जाना जाता था इंटरनेशनल, ये जाना जाता था इंटरनेशनल गेम्स फॉर डीफ। सबसे पहले इस नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और फिर इसको जाना जाने लगा, फिर इसको जानते थे वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ। इस तरह से इसके नाम चेंज होते रहे और फाइनली 2001 2001 से इसको जाना जाने लगा डीफ ओलंपिक्स। तो इस तरह से इसके नामों में चेंज आता रहा है हमेशा से। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एक और पॉइंट इसके लिए। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 1924। तो ये 1924 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर आप इतना सब कुछ भी लिख देते हैं इसके लिए तो काफ़ी होगा और आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो ये है हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक, यानी स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और इस बार आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, मतलब हमें कौन सी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करनी चाहिए किसी CWSN पर्सन के लिए फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम बना रहे हैं तो। समझ लीजिए अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज बना रहे हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज तैयार करनी चाहिए हमें CWSN के लिए। तो क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट, मेडिकल चेकअप करना चाहिए हमें। तो ये क्या करेगा, ये हमें उसकी कंडीशन बताएगा, उसकी इम्पेयरमेंट को बताएगा। ठीक है, टू नो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टू नो द इम्पेयरमेंट। मतलब ये हमें उसकी फिजिकल कंडीशन को, उसकी मेडिकल कंडीशन को जानने में हेल्प करेगा। उसके बाद इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स मतलब हम उन इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ब्लाइंड क्रिकेट होता है, तो ब्लाइंड क्रिकेट में बॉल के अंदर एक ऐसी चीज डाली जाती है जो साउंड प्रोड्यूस करे, तो वो हमने मॉडिफाई कर दिया उस बॉल को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ऐसे ही रूल्स का भी है, तो हमारे रूल्स ऐसे होने चाहिए जो CWSN पर्सन के लिए कंफर्टेबल हों। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होना चाहिए, मतलब हम रूल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने, जो ब्लाइंड क्रिकेट होती है उसमें अपर हैंड से बॉल नहीं डाली जाती, उसमें अंडर आर्म बॉल डाली जाती है, लुढ़का के, यानी बॉल को लुढ़काया जाता है। तो हमने रूल्स को चेंज कर दिया उसमें। क्यों? क्योंकि हम जो गेम करा रहे हैं वो करा रहे हैं CWSN के लिए, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी चीज़ें। और लास्ट है एनवायरनमेंट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर CWSN कैंडिडेट कंफर्टेबल फील कर सकें। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो उनके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो अच्छी बनेंगी और वो उनको परफॉर्म भी कर पाएंगी और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती हैं। इनके एडवांटेजेस होते हैं, जैसे वो अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे ही लीडरशिप क्वालिटी को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी होते हैं। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी।